साइबर क्राइम के लिए अवेयरनेस इज द ओनली द की। प्रिवेंशन ही साइबर क्राइम को बचा सकता है, क्योंकि साइबर क्राइम का जो रेट है वो किसी भी तरह से अभी जिस रेट से चल रहा है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। और हमारी इन्वेस्टिगेशनिंग एजेंसी जितनी भी है उनके पास अभी, मतलब मैं बता सकता हूँ कि इस तरह का एक्सपर्टीज नहीं आया है कि वो इसको नियर फ्यूचर रोक भी सके। हम जब केस देखते हैं तो हम थ्री साइड से देख रहे हैं। एक, विक्टिम के साइड से भी केस देख रहे हैं, एक्यूज साइड से भी केस देख रहे हैं, और ये कह लीजिए कि स्यूडो एक्यूज जिनका कोई रोल नहीं होता है उनके साइड से भी केस देख रहे हैं। म्यूल अकाउंट होल्डर जो हैं वो बेसिकली एक स्यूडो एक्यूज हैं। उन्हें बस एक शॉर्ट कमीशन 5%, 10%, 2% वो भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अगर आप हम लोग ये देखें, और सबसे ज्यादा अगर आप हम लोग तो लीगली देखते हैं, सारा कुछ एफआईआर आता है, चार्जशीट आती है, और उसमें चार्जशीट में लास्ट में अगर कोई कन्विक्ट हो रहा है तो वो म्यूल अकाउंट होल्डर हो रहा है। दैट मीन्स कि जो मास्टर माइंड बिहाइंड दैट अकाउंट होल्डर है वो आज भी नए अकाउंट को रिक्रूट कर रहा है, आज भी नए लोगों से वो अकाउंट ले रहा है। तो ये समझने की बात है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो मैं देख रहा हूँ, कम से कम मैंने अभी तक अपने जर्नी में साइबर क्राइम के 100+ केस किए हैं म्यूल अकाउंट का। जिन्होंने कभी अच्छे अच्छे लोग, कभी एनजीओ जिन्होंने चला रहे हैं, वो कभी पॉलिटिकल फंड के लिए, कभी किसी बिजनेस लोन के लिए वो अपने अकाउंट को दे रहे हैं रेंट पर, और लास्ट में कन्विक्शन उनका हो जा रहा है। लेकिन मास्टरमाइंड कौन है ये आज तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को नहीं पता चला। अब हम अपने फोकस करेंगे कि माइनर्स के लिए, माइनर्स का आखिर साइबर क्राइम में कैसे ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, और उनके इस्तेमाल को अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे, और ये भी हमें जानना होगा कि माइनर्स पे जो लॉ एप्लीकेबल होता है और एडल्ट्स पे, दोनों में डिफरेंशिएट है, और ये हमसे बेहतर जानते हैं साइबर क्रिमिनल्स। तो इस चीज का फायदा उठाने के लिए वो अपने नेटवर्क में बड़े पैमाने पर माइनर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटेक्टिंग माइनर्स इन द डिजिटल एज, अब हमारे साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि माइनर्स पे अगर हम लोग अगर पूरा फोकस करते हैं तो इनको कैसे साइबर क्राइम में लाके इनका यूज किया जाता है। तो हमें इसको इस रेफरेंस से पढ़ना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन और अवेयरनेस इज द की। हम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो या कोर्ट हो, अगर कोर्ट तो साक्ष्य को देखती है, एविडेंस को देखती है, तो क्या एविडेंस वहां तक जा रहा है। और आज के डेट में एविडेंस की, अगर मास्टरमाइंड जो है वो एविडेंस इतना रखते ही नहीं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनको कन्विक्ट करा सके। अगर हम इस प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे तो माइनर्स का इस्तेमाल फाइनेंशियल फ्रॉड में भी होता है, और सीसैम के जो उनका सबसे घटिया इस्तेमाल अगर करना है तो जो प्रिपरेटर्स हैं करते हैं। अब माइनर्स को अगर हमको फाइनेंशियल क्राइम में डिवाइड करना है तो ये सारे के सारे रिपोर्ट सबको पता है कैसे होता है माइनर्स का। तो माइनर्स के दो ग्रुप को इन लोग बांटते हैं। पहले जो ग्रुप जो एजुकेटेड माइनर्स है, जो 9+, अब किसी सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा बच्चा, किसी 10th क्लास में है, अब इनके लिए सबसे इजी होता है पॉकेट मनी का लालच देना। इसके लिए आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, डिफरेंट मीडिया पे ये आजकल ऐड डालते हैं। ऐसा हमारे पास कम से कम 20 से प्लस केस आया है जिसमें माइनर को इस तरह से ट्रेन किया गया कि आप इंडिपेंडेंट हो जाइएगा अपने फैमिली से। जो भी बच्चा हो उसको अगर जो भी पॉकेट मनी मिले, वो कभी भी इतना पॉकेट मनी नहीं मिलेगा जितना उसकी जरूरत है। मतलब उसको जो भी खर्च है वो लगेगा कि हमको पॉकेट मनी कम है, इस बात को वो जानते हैं। अब इसके लिए क्या है कि सोशल मीडिया तो आज के डेट में हर बच्चा हमसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो अब फेसबुक हो, इंस्टा हो, किसी पे भी वो ऑनलाइन एड्स लाते हैं। इसमें ऑप्शन यही रहता है कि कैसे अर्न करना है। जिस तरह से हम वेबिनार कर रहे हैं आज अवेयरनेस के लिए, सिमिलर वेबिनार ये होता है, शुरुआती वेबिनार ये होता है कि अर्निंग कैसे पॉसिबल है। डिफरेंट ऑनलाइन उनके डिफरेंट डिफरेंट उनके वेबसाइट्स बने होते हैं। आपको यहाँ पे एड्स देखने हैं, वीडियो देखने हैं, पर वीडियो वॉच इतना मिलेगा, पर ये इतना मिलेगा। ये प्रोसेस बताते बताते वो यहाँ तक आ जाते हैं कि आपको ऑनलाइन अकाउंटेंट बन जाना है। फंड्स आपके पास आएंगे, फंड्स को किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अभी एक मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें होता क्या है कि बच्चों को पहले इस तरह से ग्रूम किया जाता है कि you have to open a banking account. For that task, you will get 500. Once you get submit that bank account with us, you will get another 1000 rupees as a token. अब उन्हें बिनांस अकाउंट पे जाना है, बिनांस पे जैसे अकाउंट क्रिएट किया फिर 1000 उन्हें मिलेगा। अब जो फंड डिस्प्यूटेड फंड या फ्रॉड फंड उस अकाउंट पे ट्रांसफर हुए हैं उस बच्चे के, उस फंड को उनको क्या करना है, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देना है, और वो क्रिप्टो करेंसी फिर किसी को भेज देना है। इस तरह से सारा का सारा लाइनअप उन्होंने करवा दिया कि अगर फंड पे कल के डेट में रिपोर्टिंग होगा तो वो बच्चा लेयर 1 में होगा।
तो लेयर वन में होने का मतलब है कि पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीधा सीधा बताएगी कि डिस्प्यूटेड अमाउंट इनके अकाउंट में फ्लो किया है। कन्विक्शन उस बच्चे का होगा, ना कि मास्टरमाइंड का होगा। मास्टरमाइंड अभी भी सेफ रहेगा। तो ये जो चीजें हैं कि कैसे हमें बच्चों को देखना है, समझना है, तो इसमें गार्जियंस का रोल और सबसे इंपॉर्टेंट रोल टीचर्स का। मैं इस वेबिनार में इसलिए अपने आप को कंसेंट दिया ऐड होने का कि इसमें गार्जियंस के साथ साथ टीचर्स आ रहे हैं। हम मैं खुद डरता हूँ कि अगर हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो, क्योंकि उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है। उन्हें तो लग रहा है कि आई एम डूइंग अ जॉब फॉर अकाउंटेंट एंड आई एम ट्रांसफरिंग फंड टू सम लीगल पर्सन। अब लेकिन जब उनके पास ये 10 दिन 15 दिन के अंदर उनके अकाउंट को लीन या डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। अब जब डेबिट फ्रीज होता है, नोटिस आती है, तब वो गार्जियन से शेयर करते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है उनके कई स्टेट्स में, क्योंकि ये साइबर क्राइम है सर। मैं बिहार में हूँ, मेरा अकाउंट बिहार में है, लेकिन क्योंकि ये सिंडिकेट है, क्राइम कर्नाटका में होगा, वो डिजिटल अरेस्ट या इन्वेस्टमेंट स्कैम या शेयर मार्केट का स्कैम, किसी भी तरह का जो स्कैम मनी होगा, वो उनके पास एक सिस्टम है जिसमें अकाउंट ऐड होता रहता है साइमल्टेनियसली। उस अकाउंट को हो सकता है वो कर्नाटक से उस पर एफ हो। अब उस बच्चे के लिए वो केस फाइट करना फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली बहुत ही हार्ड हो जाता है। और प्रॉब्लम हमारे साथ अभी क्या है, एज एन एडवोकेट, एज ए लीगल सिस्टम, हम ये देख रहे हैं कि सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस बच्चे पे डाल दिया जाता है, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड फंड में लेयर वन में बेनिफिशियरी दिखाया जाता है। अब हमें अपने बच्चों को अगर ये बात बताएं कि ऐसा हो रहा है बाबू, अगर तुम्हारे पास ऐसा अर्निंग का आता है जिसमें तुम्हारे अकाउंट को मांगा जाता है, इसके बदले में तुम्हें कुछ टोकन मनी दिया जाता है, इसके बाद तुमसे बिनांस पे या जहां भी क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट हो सकता है वर्चुअल करेंसी में, तो वहां पे तुमको जाना नहीं है, तो इसका की क्या है अवेयरनेस। अगर जैसे अभी अमन सर बता रहे थे सेफ सैटरडे का, हमने जब हम अपने स्कूल्स में थे तो हमें ओजोन लेयर कैसे खत्म हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी, इन टॉपिक्स पे हमें बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करना होता था। लेकिन आज के डेट में इन सबसे बड़ा इशू क्या है, साइबर क्राइम। चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे सीसैम का केस हो, और बच्चे से पहले गार्जियन भी अभी ट्रेन नहीं है, तो इनको ट्रेन करना होगा। और जो मॉड्यूल अभी करंट में चल रहा है इनका, और फ्यूचर जैसे जैसे वो आएगा, इनके नॉलेज को अपडेट करना होगा, क्योंकि तभी ये बच्चे से शेयर कर पाएंगे कि देखो तुम कल जब फेसबुक पे होगे, तुमको इस तरह का एड मिलेगा, तुमको ये ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा। तो बच्चे का एक मेंटल अवेयरनेस होगा कि देखो हमारे टीचर ने ये कहा था, हमारे गार्जियन ये बताए थे कि ऐसा करने पर ऐसा होगा। तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग समझेंगे नहीं, तो क्या होगा कि हमारे बच्चे, चाहे हमारे बच्चे हो चाहे आपके बच्चे हो सकता है कि उनका नाम कई स्टेट्स के एफआईआर में आ जाए, और हमें कई डिफरेंट स्टेट्स के कई केसेस में सर, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, म्यूल अकाउंट होल्डर जो होता है उसे पटना में मान लीजिए अकाउंट होल्डर है, वो उस पर जयपुर में भी केस हो जाता है, बैंगलोर में भी केस हो जाता है, क्योंकि एक मूल अकाउंट पे जब उस पे एक्टिव ऑपरेशन होता है साइबर क्राइम का, अगर आपने स्टेटमेंट देखा होगा किसी ने, तो 6 से 7 करोड़ रुपए तक का काम होता है विद इन 3 डेज 2 डेज। और ये सारे पैसे डिफरेंट डिफरेंट स्कैम के होते हैं। किसी में किसी के साथ इन्वेस्टमेंट स्कैम हो रहा होगा, किसी के साथ मैट्रिमोनियल फ्रॉड हो रहा होगा, किसी के साथ किसी नौकरी के लिए फ्रॉड हो रहा होगा। मतलब उनकी टीम इतनी ऑर्गेनाइज्ड वे में है कि वो कहीं कहीं बैठे हुए हैं, और जैसे वो अकाउंट उनके पोर्टल पे एक्टिव होता है, वो पैसे गिरने लगते हैं इस पे, और वो पैसे विद इन सेकेंड्स वो कहीं ट्रांसफर होंगे नीचे के लेयर में, या फिर क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। फंसता कौन है, जिनका अकाउंट है। अब वो अकाउंट होल्डर ने अपने कंसेंट से दिया हो, कोर्जन से दिया हो, या इग्नोरेंस से दिया हो, तो इग्नोरेंस इज नॉट द एक्सक्यूज इन द लॉ। लेकिन वंस गार्जियन को ये पता होगा कि ऐसा हो सकता है, तो गार्जियन इसमें बहुत ही अवेयरनेस की बात है। गार्जियन भी अगर अवेयर नहीं होंगे, टीचर्स अवेयर नहीं होंगे, प्रिंसिपल्स अवेयर नहीं होंगे, तो वो बच्चे को बता क्या पाएंगे। दैट इज दी प्रॉब्लम कि आज के डेट में हम देख रहे हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, मतलब बीसीए एमसीए के बच्चे तक इसमें फंसे हैं। तो हमें इस पे एक काम करना है। अमन सर ने बताया, और जो एजेंसीज हैं अभी, डार्क फाउंडेशन हो, कम्युनिटीज हो, अगर बच्चों के साथ इंटरेक्शन हम नहीं कर पाएंगे, तो हम उनके साथ फिर इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो होगा क्या कि 5-7 साल की लिटिगेशन में उनको देना पड़ेगा। अभी एक फिलहाल मैं आपको एक एग्जाम्पल केस बता रहा हूँ। बिहार में वो बोर्ड टॉपर था, एनआईटी त्रिची में वो लड़का चला गया, लेकिन इसी तरह के एक फ्रॉड में वो फंस गया। आज पटना में उसने कस्टडी काटा है, अभी जयपुर में उसका केस है। मतलब एक जो कैरियर ऐसा था कि उसको 40-30 लाख का पैकेज मिलने वाला था, आज वो कई डिफरेंट लिटिगेशन में फंस चुका है। और दूसरी बात,
जिनका अकाउंट होता है उनके कन्विक्शन का ही चांस होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड या द ऑपरेटर ऑफ दैट साइबर क्राइम, उनके कन्विक्शन का चांस बहुत कम होता है, लीगली मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि उनके अगेंस्ट में आप एविडेंस क्या लाइएगा। ना उनका अकाउंट होता है, ना उनका सिम होता है, ये सारी एजेंसीज अलग अलग होती हैं। लॉजिस्टिक्स अलग, कोई सिम की लॉजिस्टिक्स है, कोई अकाउंट प्रोवाइड करने के लॉजिस्टिक है, मतलब ये सिंडिकेट में कोई एक आदमी सारा काम नहीं कर रहा है। तो आप उस तक पहुंच भी जाइएगा तो उसके कन्विक्शन कराने के लिए आपके पास एविडेंस उतने नहीं रहेंगे। तब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि अगर हम उन्हें अवेयर कर पाए उस घटना से पहले, तभी हम उन्हें बचा पाएंगे। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट, इन्वॉल्वमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और मॉनिटरी क्राइम। लास्ट में, क्योंकि मॉनिटरी की जो कंसिडरेशन है वो है मॉनिटरी, किसी भी तरह से उस बच्चे का, चाहे सीसैम में उनका कुछ रिकॉर्ड करके, या तो 90% केसेस में मॉनिट कमर्शियल यूज, और हमारे लॉ में भी सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शन जो है वो कमर्शियल यूज ऑफ द है। चाहे पॉस्को में आप देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए हमारे आईटी एक्ट में, दोनों में कमर्शियल यूजेज अगर होगा तो बिल नहीं होता है। उसी तरह से फाइनेंशियल अगर क्राइम में आप देखेंगे तो लास्ट ऑप्शन है मॉनिटरी। तो मॉनिटरी करने के लिए जो प्रोसीजर है, हमें बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा कि आपको इस तरह के एड्स मिले। और ये एड्स आज नहीं है सर, अगर आप लोग जैसे हमारे साथ ओल्ड जनरेशन के हैं तो ये क्लासिफाइड ऐड आते थे न्यूज़पेपर में, इनसे ये कन्वर्ट होके डिजिटाइज हुए हैं। ये पहले पेपर्स में क्लासिफाइड ऐड डालते थे छोटे छोटे छोटा, जिसमें ये फंसाते थे। तो अब जितने भी हमारी ट्रेडिशनल क्राइम है, दे आर कन्वर्टिंग टू दी या ट्रांसफॉर्मिंग टू दी साइबर मोड। सो आप ये नहीं रुक, किसी भी तरह से कोई भी नहीं बोल सकता है कि साइबर क्राइम को हम रोक लेंगे या हम उसको ग्रेजुअल जो इंक्रीज है उसको डिक्रीज लेवल्स पे कर ले आएंगे। ऐसा होना पॉसिबिलिटी से, अभी नया मॉड्यूल चेंज हुआ, अब अकाउंट की जगह वो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, तो वो मॉड्यूल चेंज करते जाए। जिनके पास जिनका भी मान लीजिए डेप्ट ज्यादा है क्रेडिट कार्ड पे, वो सीधा उनसे उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको इतने परसेंट पे हम सेटल कर देंगे। अब उन्हें तो लगता है कि वो सेटल हो रहा है, लेकिन बाद में जब नोटिस आएगा, अभी हमारे पास एक केस आया है जिसमें ये फ्रॉड मनी को सेटल डाउन किया गया है एलआईसी के पॉलिसीज में। मतलब कि आप लोग, कई लोग होंगे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी ली होगी, और कई लोगों को ऑनलाइन एक्सपोजर नहीं होगा। तो क्या होगा कि आप किसी को देते होंगे अपने सीएसपी सेंटर, साइबर कैफेज, या फिर मान लीजिए जो आपका एजेंट है, अब वो एजेंट को भी नहीं पता कि उससे लग रहा है कि कुछ 5% 10% का कैशबैक मिल रहा है। साइट्स कई हैं। अब उसने क्या किया, वो सारे के सारे जो भी उसके पास पॉलिसीज थे, उसमें उसने कैश लिया पार्टी से, और आगे उस तरह की कैशबैक वेबसाइट से सारे पॉलिसी को फाइल किया। अब पॉलिसी तो फुल, सारे पॉलिसी पेड हुए, लेकिन महीने भर के बाद उनको सेक्शन 94 के नोटिस आने लगे, क्योंकि ये सारा फंड जो था डिस्प्यूटेड फंड कहीं और से ओरिजिनेट हो रहा था। तो आपको ये सारी बातें, कैसे बच्चों की ग्रूमिंग होगी, कैसे उनकी रिक्रूटमेंट होगी, और लास्ट स्टेज क्या होगा, विथ एग्जाम्पल अगर हम बच्चों को बताएंगे तो वी कैन मेक देम अवेयर कि ये चीजें आएगी तुम्हारे पास। अब तुम्हें, अगर तुमने ये चीज देखा है कहीं, तो तुमको वहां पे रुक जाना है, अपने टीचर से बात करना है। अभी हम लोग पटना के कई स्कूल्स में एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसमें उनके साथी, मतलब दो लोग टीचर्स को साइबर जानकार, और एक बच्चा क्लास का साइबर साथी, मतलब उनकी अलग ट्रेनिंग हो रही है। क्योंकि बच्चे से बच्चे के बीच के जो कम्युनिकेशन है वो फ्री कम्युनिकेशन है। वो बता सकता है कि देखो मेरे को पॉकेट मनी की दिक्कत थी, मैंने ऐसा ऐसा किया है। तो एट दैट टाइम वो हमारे जो साइबर जानकार जो स्पेशलाइज टीचर है स्कूल के, उसको बता रहे हैं, वो उसकी काउंसलिंग कर रहा है एट दैट टाइम। तो उसको फंसने से पहले वो बचा ले रहा है। तो इस तरह के पैटर्न पे अगर हम लोग काम करें अवेयरनेस में, तो हो सकता है कि जो बच्चे, जो उनका कैरियर बहुत ही फ्लोरिशिंग होना चाहिए था, वो इस तरह के में फंसे नहीं। दूसरी रियलिटी है गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का, जो पूरा डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट जो है वो एड बेसिस पे और मॉनेटरी जो पूरा कंसिडरेशन है उस पे है। अब गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा बात है, हमसे पहले जितने भी थे स्पीकर्स उन्होंने किया है, तो हम बस इस पे यही कहेंगे, गेमिंग प्लेटफॉर्म कुछ तो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है जिसपे आप गेमिंग करते हैं, कुछ एपीके के रूप में भी गेमिंग आती है। ये डेटा एक्सेस करती है। डेटा एक्सेस मतलब इस सेंस में कि जैसे उसने एपीके आपके मोबाइल में डाउनलोड करवाया,
वो सारा डेटा एक्सेस की, डेटा एनालाइज की, और जो बच्चा चाहता है उस हिसाब से पहले गेम चला, उसके बाद उसमें इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया या उसके जो लेवल्स हैं इंक्रीज कर दिया कि बच्चों को अब वो लेवल क्रॉस हो नहीं रहा है। अब उस लेवल को क्रॉस कराने के लिए वो दोनों चीज दे सकते हैं, या तो वो फिर आप उनसे उस तरह के चैट या उनके जो ऑफर हैं उनको आप मानिए, अदरवाइज आपका लेवल, ये मेंटल प्रेशर या पीयर टू पीयर प्रेशर होता है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, मैं तो कर गया। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि क्या होता है कि वॉइस मास्किंग होता है, उसका भी एज सिमिलर होता है। अब बच्चे को ये लगा कि मेरे साथ वाला जो है उसने तो इस लेवल 10 को क्रॉस कर लिया, मैं लेवल 10 को क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर मुझे ये एडिशनल हेल्प मिल जाएगा तो मैं कर लूंगा। जैसे कि नॉर्मल मैं भी कुछ दिन पहले तक क्या करता था कि कैशबैक, अगर मान लीजिए अमेजन पे कुछ मुझे लेना है तो मैक्सिमम कैशबैक किस पे मिल रहा है देख रहा हूँ, एवरीवन। अगर हमारे क्या है कि हमारा नेचर होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि हमें लगता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा मॉनेटरी गेन हो रहा है, हमें कैशबैक मिल रहा है, तो हम इसको इस साइट से परचेज करें। और ये साइबर क्राइम का दो पिलर है, एक ग्रीड और एक एप्रीहेंशन। जब तक आदमी को कुछ लालच नहीं होगा तो उसको लगेगा कि ये वेबसाइट अमेजन पे ये प्रोडक्ट सस्ता है, यहाँ महंगा है, तो अमेजन पे ये चीज महंगा है, किसी और साइट पे ये महंगा है, तो जो सस्ते साइट है उससे ले लिया जाए। यहाँ से साइबर क्राइम में भी वो साइट ही फेक हो। या फिर एप्रीहेंशन, जो कि जिसका एक पार्ट डिजिटल अरेस्ट है, सेक्सटॉर्शन है, ये सारा एप्रीहेंशन पे कि आपको फंसा दिया जाएगा, सेक्सटिंग है, ये सारा, मतलब ये दो मेजर पिलर है। एप्रीहेंशन, अब की अब बदनाम होंगे समाज में। हमारे पास आज की डेट में पटना या बिहार देख लीजिए, इतना डेवलप्ड स्टेट नहीं है, लेकिन स्टिल सेक्सटॉर्शन हो, सी सैम हो, इनके केसेस एक तो अंडर रिपोर्टेड होते हैं। जितनी एफ आई होती है उसके 100% नहीं होते ही है, मतलब अगर 10 हो रहे हैं तो मे बी एक दो ही रिपोर्ट हुई होगी इंसिडेंट। तो उसमें भी अगर ये चीजें बिहार में अगर हो रही है तो इसका जो स्केल होगा डेवलप स्टेट में, मेट्रोपॉलिटन में, ये बहुत बड़ा स्केल हो सकता है। और क्योंकि हमें तो एफ में हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से हम स्टेटमेंट देख रहे हैं, हो सकता है जिसने साइबर क्राइम नहीं देखा हो उसे लगेगा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि 2 से 3 दिन में 6 से 7 करोड़ रुपए आता है और वो पैसा चला जाता है। ये सारा कुछ स्टेटमेंट में है। उसी प्रकार से सेक्सटॉर्शन में कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है, ये सारा कुछ एक्चुअली में हो रहा है। अब इसको कैसे हमें बचाना है और कैसे हमें बच्चों को अवेयर करना है उनके कंटेक्स्ट में, उनके एज के हिसाब से, तो ये सबसे बड़ा काम यहाँ पे टीचर्स का है, क्योंकि उनके पास एक पेडागोगी है कि बच्चों को जो समझने की क्षमता है। एज एन एडवोकेट मैं इसलिए टीचर्स से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम टीचर बच्चों को उतने अच्छे से समझा पाए, लेकिन टीचर्स, गार्जियंस, जिनके, तो उन्हें ये बात को अवेयर कराना होगा उनके लैंग्वेजेस में कि ये घटना होगी तुम्हारे साथ। हमारे स्टेट में पहले था कि हमें ट्रेन किया गया था कि जिस समय हमारे यहाँ किडनैपिंग बहुत होती थी बिहार में, हमें बताया था गार्जियन ने, जब भी तुमसे पूछिए तुम्हारे फादर क्या करते हैं तो बोलना कि नहीं, अरे कुछ नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए बता दिया जाएगा कि वो बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो मे बी चांसेस ऑफ किडनैपिंग बढ़ जाएगी। तो गार्जियन हमें ट्रेन, हमने हमको ट्रेन किया। इसी तरह से ये ट्रेनिंग की आवश्यकता, अब जैसे वहां से ये डिजिटल किडनैपिंग खत्म हो गई तो डिजिटल किडनैपिंग आ गई। अब गार्जियंस को नए रूप में उनको ट्रेन करना होगा अपने बच्चों को कि क्या तुमको, तुम्हारा डिजिटल बिहेवियर क्या रहेगा। बात बात में ये सारी चीजें हमें बताने पड़ेंगे और समझाने पड़ेंगे। अब सॉल्यूशन, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम है, सॉल्यूशन हमारे लॉ में है, लेकिन क्योंकि ये पूरा जो सिंडिकेट है ऑर्गेनाइज्ड है, ग्लोबल है, और हमारे जो एक्ट्स हैं इसमें ग्लोबली तो ठीक है, लेकिन एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस बेस्ड में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं, वो जो एजेंसीज का जो एसओपी है उससे करने वाला व्यक्ति भी तो उतना ही, मतलब एडवांस होना चाहिए टेक्नोलॉजिकली। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी साइबर पुलिस स्टेशन में विजिट कीजिएगा तो वही लोग मिलेंगे जो कि नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आए हैं, तो उनसे आप ये अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें आईटी एक्ट का बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा। डिजिटल एविडेंस कई केसेस इसलिए फेल कर जा रहे हैं जिसमें पहले चलता था 65 फॉर एविडेंस एक्ट में सर्टिफिकेट, अभी चलता है बीसीए, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सर्टिफिकेट, उसमें 2 सिग्नेचर की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, एक सिग्नेचर आया। अब सोचिए कि अगर एक सिग्नेचर आ रहा है तो पूरा का पूरा एफआईआर, उसके बाद हुए 3-4 महीने के इन्वेस्टिगेशन, वो सीधा कन्विक्शन में फेल, क्योंकि वैसे एविडेंस को तो एडमिट ही नहीं किया जाएगा।
तो ये तो रोल जो है, तो इसमें आपका रोल टीचर्स का या गार्जियंस का नहीं है, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है। गार्जियंस का क्या रोल है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि अभी और आज के डेट में किस तरह का डिजिटल क्राइम चल रहा है, और हमको एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट कहाँ जाना है रिपोर्ट करने। जिस तरह से छुपाने की बात प्रवृत्ति है, ये सब चीजें छुपती नहीं है। आप इसको 1 महीने के लिए रोक सकते हैं, 2 महीने के लिए रोक सकते हैं, क्योंकि वो चीजें आ गई है। अब आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना, जितना जल्दी आप एक्ट करेंगे, और एक्ट करने का सेंस है कि गार्जियंस और टीचर्स, अगर वो टीचर्स को पता है तो वो गार्जियंस को बताएंगे, क्योंकि गार्जियंस में बी कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, दे हैव नॉट अ गुड नॉलेज ऑफ द लीगल साइंस, बट टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ये चीजें, एक बेसिक लीगल इंफॉर्मेशन अपने पास रखना होगा कि ये बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमें यहाँ जाना होगा। और हमें लगता है कि हम लोग ये देखेंगे विद इन नियर फ्यूचर कि हर एक स्कूल में एक साइबर क्लिनिक होगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ इंक्रीज हुआ है केसेस, तो उसमें अब रोल जो है स्कूल्स का, टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, या पूरी एजुकेशन फैटर्निटी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा उनके पास 6 घंटे 8 घंटे रहता है। और जो पीयर प्रेशर है वो स्कूल से शुरू होता है, वहां पे कई, अब कुछ बच्चे कुछ आगे बढ़ जाते हैं, वो जो पीछे के बच्चे हैं ना उनको खींचना चाहते हैं उस चीज में। अब हमें दोनों को बचाना है, ऐसा नहीं क्या कि वो भी बच्चा है और वो भी बच्चे, दोनों माइनर है। अब लेकिन क्योंकि उसकी काउंसलिंग टाइम पे नहीं हो पाई है, तो वो आगे चाह रहा है कि उसमें दूसरे बच्चे भी आए। तो अब हमें इन लोगों को बचाना है किसी भी तरह से, तो इसके लिए क्या है कि टीचर्स की अवेयरनेस, जो अभी करंट मॉड्यूल है, चाहे आईटी एक्ट का जो बेसिक सेक्शंस है, पॉस्को है, डीपी एक्ट है, चाहे जुवलाइन जस्टिस एक्ट हमारे साथ है। अब बेसिकली मान लीजिए अगर किसी ने पॉस्को की बात है, तो इसमें और आईपीसी या बीएनएस में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। क्या प्रिजम्पशन कोर्ट का है, क्या माइंडसेट का प्रिजम्पशन है, और इतने इजी लैंग्वेज में हमें इसको क्रिएट करना है कि गार्जियंस और टीचर्स समझ पाए, और उनको एक बेसिक जो फर्स्ट एड होता है, साइबर फर्स्ट एड, वो दे पाए कि आप इस बच्चों को यहाँ, जैसे अभी बहुत ही लोगों ने 1930 के 1930 पर फोन लगता ही नहीं है, आपको 24 घंटा ट्राई करना पड़ेगा। अब आपके पास फोन पे आपने लगा दिया, जो प्रैक्टिकल है। हमारे पास क्या होता है कि दिन में 10 कॉल इसलिए आते हैं क्योंकि सर 1930 में फोन नहीं लग रहा, हम कैसे करें। आप सोचिए कि जो नंबर इशू है, आप सोचिए कि जिसपे 1930 पे लोग सब कुछ, सारा कुछ फोकस, मार्केटिंग फोकस क्या है कि 1930, और उस पर नंबर नहीं लग रहा है, तो अब गार्जियन जाए तो जाए कहाँ। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में एक ही साइबर थाना होता है, सारे साइबर, आपके डिस्ट्रिक्ट में 40 पुलिस स्टेशन होंगे, आप कहीं भी जाइएगा तो बोला जाएगा नहीं, आपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर थाना है वहां जाइए। अब हो सकता है कि वो साइबर थाने की डिस्टेंस आपके घर से 40 किलोमीटर्स, जैसे पटना की मैं बात बता रहा हूँ, तो पटना में साइबर थाना बोरिंग रोड में है। अब इसको अगर भीटा भी, पटना डिस्ट्रिक्ट भीटा से साइबर थाना आना मतलब 30 से 40 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा अपने गांव से। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर हम उन थानों को भी पावर नहीं दे रहे हैं, उन पुलिस स्टेशन को भी नहीं दे रहे हैं बेसिक साइबर एड, तो इसमें एक रोल किसका आता है। देखिए, हम प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा बता के या सोच के कि नहीं वो नहीं करे तो हम क्या करें। एज एन एडवोकेट मैं ये चाहता हूं कि गार्जियंस को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को ये पता हो कि हम लोग अगर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो इसको अवेयर कर दें। सेकंड है कि बेसिक नॉलेज, आईटी एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस, चाहे पॉस्को की, उन्हें दिया जाए और समझाया जाए कि बच्चों को कैसे एट द मोमेंट वो अगर फंस चुके हैं तो उनके साथ कैसा, मतलब उनको कैसे निकालना है, क्योंकि ये भी बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट रोल है। सारी जगह जैसे अब हमारे स्लाइड्स पे देख रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जुडिशियल रिस्पॉन्स है, सारा कुछ है, लेकिन क्या होता है सर प्रैक्टिकली कि कई गार्जियंस को cybercrime.gov.in पे अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करने में भी नहीं आता है। तो ये क्या रोल है कि अब इसलिए साइबर सेल होना हर स्कूल में जरूरी है कि वो गार्जियंस जिस तरह से मीट होता है, पेरेंट टीचर्स मीट, उसमें ये बताएं दिस इज द वेबसाइट, यू कैन क्रिएट द अकाउंट, यहाँ से आप फाइनेंशियल अकाउंट को, यहाँ से फाइनेंशियल फ्रॉड को भी रिपोर्ट किया जा सकता है। और किसी के लिए तो हो सकता है सीसैम बोलता हो कि मार्क्स का बात हो, अर्थ में होता ही नहीं सीसैम। कई गार्जियंस को तो लगता हो कि ये ऐसा हो नहीं सकता है कि सीसैम का भी कोई लोग, सीसैम को भी मतलब इतना बड़ा मार्केट है इसका, या सीसैम जैसी चीज होती है। तो अवेयरनेस इज द की। और हमारे पास जो अभी के रिसोर्सेज हैं, अब हम ये गवर्नमेंट को तो नहीं बोल सकते कि 1930 पे आप फोन उठाइए,
हर एक फोन को रिस्पॉन्स कीजिए। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम अपने टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं कि जिनका फोन नहीं रिसीव हुआ है वो उनको बताएं कि cybercrime.gov.in पे भी एक ऑप्शन है जिसपे आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपने नजदीकी थाने पे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? छोटे एप्लीकेशन को लिखने का फॉर्मेट क्या हो सकता है, एक टेम्पलेट बना, जिस तरह से हमने प्रैक्टिस किया स्कूल्स में, हमें ऐसे लिखाया जाता था, क्यों नहीं हम लोग इसको टेम्पलेट बेस्ड करते हैं। टेम्पलेट बेस्ड ये होगा, इसमें ये सेक्शंस होंगे, ये जो तुम्हारे साथ हुआ ये तुमको लिखना है, इसका ये क्लासरूम में दिया जाए एक एक्टिविटी कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अब इस पे तुम्हें एक ऐसे लिखना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे ही वो चीज लिख पाएंगे और फिर उसे टीचर्स अमेंड करके एक अच्छे फॉर्म में आगे दे पाएंगे। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन पेरेंट्स, स्कूल और कम्युनिटी और कॉर्पोरेट्स, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो है पेरेंट्स। और उस पिलर को अगर बुनियाद को बनाना है तो स्कूल्स, क्योंकि बच्चे सारे ज्यादा इंटरेक्टिव रहते हैं अपने गार्जियन से ज्यादा टीचर से। तो अगर हम लोग उनको बता पाए, समझा पाए और सारे जो भी डेटा हैं उसके लिए किट टाइप का हम उन्हें दे पाए, जो भी गार्जियंस है, और हमें उन्हें लास्ट में हम एक ब्रोशर उनको भेजेंगे जिसपे ये सारा रिपोर्टिंग का तरीका या टेम्पलेट बेस्ड की कैसे किया जाए वो सब हम लोग उनको अवेलेबल कराएंगे। जो मैंने शुरू से मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि साइबर क्राइम को अभी हम रोक नहीं सकते हैं, ये ग्रेजुअल इंक्रीज करेगा। किसी भी तरह का, फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो, इसके बचाव ही इसका एक तरीका है, अवेयरनेस ही इसका तरीका है। क्योंकि अवेयरनेस होगा तो हम लोग रोक पाएंगे। तो क्योंकि आज के डेट में हमसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली हमारा 3 साल का बच्चा हो जाता है फोन से, और गार्जियंस को लगता है कि वो तेज है। नहीं, तेज नहीं है वो। होता क्या है कि सोसाइटी का और इम्पैक्ट बच्चे को क्या, क्यूरियोसिटी। हमारे जमाने में हम लोग साइकिल सीखते थे चलाना, अब ये बच्चे साइकिल नहीं होके सीधे मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, तो जो अवेलेबल चीजें होंगी उसको सीखेगा बच्चा। तो लेकिन क्या है कि हम साइकिल चला के अपने घर से 10 किलोमीटर तक ही जा सकते थे, लेकिन मोबाइल से आप कनेक्ट होने के बाद दुनिया के किसी कोने में पहुंच जा रहे हैं। तो जो आप उनको हाथ में दे रहे हैं, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम, मुझे ये बात बोलने पड़ेगा कि आज के डेट में हम एक टेंडेंसी देख रहे हैं कि बच्चों के एड फ्रॉम द 6 मंथ जब बच्चा होता है उसे खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल का यूज किया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि उससे आप मोबाइल हटा लीजिएगा 7-8 साल के बाद? तो इतना इंटरेक्टिव हो गया वो मोबाइल के साथ। तो अब हमें जो उसका बेसिक फीचर्स है, डिजिटल वेलबींग, हर एक एंड्रॉइड फोन में, आईफोन में ये सारे फीचर्स हैं। तो आपको अपने डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नहीं डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, आपने जितना कुछ कमाया है, चाहे वो फाइनेंशियल कमाया हो, रिपोर्टेशन कमाया हो, वो सारा कुछ एक झटके में बर्बाद हो सकता है। क्योंकि एक डिवाइस अगर हम, बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर मैं लैपटॉप रख रहा हूँ तो इसके बेसिक कोड्स को भी मैं समझूं, बेसिक रिक्वायरमेंट रखने, बस पैसे होने से कोई चीज अगर खरीदी जा सकती है। और उसको आप देखिएगा, सिविक सेंस की बात होती है, तो ये भी मोबाइल भी एक सिविक सेंस है कि आपको कैसे हैंडल करना है। तो ये जरूरी है हमें गार्जियंस और साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ, और जो स्कूल पेरेंट्स जो हमारे समझिए कि बेस्ट पेरेंट है, गार्ड टीचर्स, उनके साथ मिलके एक प्रोग्राम क्रिएट करें। अभी कई स्कूल्स के साथ हमने ड्रामा क्रिएट किया है, डिजिटल अरेस्ट वे, जो हमारा लीगल पॉइंट था हमने उस पर डलवाया, बाकी टीचर्स ने क्रिएट किया। इससे अवेयरनेस हो रहा है। और कैसे डिजिटल सेफ्टी पर जाएंगे, क्या क्या उसके रिस्क हैं, ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव रिसोर्सेज। अब उन रिसोर्सेज को समझना है, और जो भी रिसोर्सेज को समझना है उसे आगे बच्चों को समझाना है कि ये चीजें होगी, और ये चीजों को जब तुम फेस करोगे तो तुम्हारा रिएक्शन ये होना चाहिए। अब उसमें से हम लोग अगर ट्राई करें तो 10 बच्चे अगर फंसने वाले थे, तो वो सीधा सीधा 8 बच्चों को हम लोग बचा पाएंगे। ये हमने देखा है। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमने कभी सेशन लिया स्कूल्स में, तो सही कुरियर फ्रॉड होता है। मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे फ्लॉया होगा कि आपके घर पे आएगा, आपने ऑर्डर किया नहीं है लेकिन वो आ जाएगा। कभी कभी आपके घर आपको फोन किया जाएगा कि आपका पार्सल है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, लेकिन वो नंबर पे आप जैसे फोन करेंगे आपका नंबर फॉरवर्ड हो जाएगा। जब हम लोग ने ये सेशन दिया तो एक बच्चे ने मुझे फोन किया कि आज हमारे ग्रैंड फादर के साथ ये हुआ कि उनको फोन आया माँ को कि आपका एक कुरियर है, ये आप उन पर बात कर लीजिए। जैसे उन्होंने अच्छा किया था कि एंड्रॉयड की जगह पे कीपैड मोबाइल से यूज किया, लेकिन वो तो फॉरवर्डिंग हो गया। वंस मोबाइल फॉरवर्ड हो गया तो फिर वो कंट्रोल में है।
तो बच्चे अवेयर बहुत जल्दी होते हैं। और हमारा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ये है कि हम इस तरह के वेबिनार से इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे गार्जियंस को और सेकेंडरी है कि टीचर्स को ट्रेन कर सकें। और अगर कोई क्वेश्चन हो इसमें तो बताया जाए।